भी हमने अलाउंसेस में डिस्कस किया, चाहे उसको हमने फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड एक फोर्थ कैटेगरी जिसको हमने वीआईपी ट्रीटमेंट की बात करी। आज हम उसकी थोड़ी सी एडवांस लर्निंग करते हैं और जो एग्जामिनर आपको जहां जहां फंसाता है, जहां जहां आपको कंफ्यूज करता है, वो सारे कंसेप्ट आपको बताएंगे। आपने पहले ही इस क्वेश्चन को जो मैंने आपसे डिस्कस किया है चारों को छोड़ करके खुद कोशिश करना पहले सॉल्व करने की। अगर सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है, तो लग जाएगा पता आपको कि कितना कंसेप्ट क्लियर है। और अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, जो और अभी तक हम वही बात डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, और जो लर्न कर रहे हैं उसी इसलिए मैंने इसको बोला है कि एडवांस लर्निंग ऑन अलाउंसेस। तो आपको क्वेश्चन फॉर्म में किया मैंने। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, डीए 10,000 पर मंथ, 70% इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये नई चीज मैंने आपको डाली है। क्या इसका रीजन है? जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है वही मैंने आपकी टर्म्स कुछ यूज की हैं। अच्छा, बोनस है आपको 2 मंथ्स बेसिक सैलरी, बेसिक लिखा है तो मतलब बेसिक सैलरी। कमीशन 2 तरह का है, 11,000 पर मंथ है और 1% ऑफ सेल्स है। ये जो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बात भी हम यहां से आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं इतना सा थोड़ा सा हिंट यहां पे दे देता हूं कि थोड़ा सा लिख देता हूं आपके लिए कि दिस इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, या जहां जहां भी कुछ बेनिफिट्स की बात होगी वहां पे होगा, वहां पे ये इंक्लूड होगा। अच्छा, बिल्कुल डिस्कस करूंगा, जरा माइंड में रखना। ये बोनस 2 मंथ्स बेसिक है, कमीशन 1100 पर मंथ है और 1% ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स 16 lakhs है। इसको हम टर्नओवर भी बोलते हैं, ठीक है जी, मतलब कमीशन बेस्ड ऑन द टर्नओवर। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 600 पर मंथ, फुली इनकर्ड। देखो मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करी है मैंने, फुली इनकर्ड। एक फर्स्ट अलाउंस लिखूंगा फर्स्ट कैटेगरी का, और जो एग्जामिशन वाली बातें वो कर दूंगा थर्ड कैटेगरी। तो इनको मिक्स करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर भी आपको, तो इससे बस आपने बच के रहना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,100 पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,200 पर मंथ कर दिया उसमें से। रिसर्च अलाउंस 1,400 per month, actual expenditure on office purposes 20,000, lunch allowance 500 per month, medical allowance 2,000 per annum, fully incurred on treatment, uniform allowance 1,200 per month, 70% is unutilized on office purpose, children education allowance 250 per month for 3 children, house rent allowance 7,000 per month, actual rent paid at Shimla 11,000 per month, compute his taxable salary। तो मैं एचआरए की बात जो मैंने कहा था कि वीआईपी ट्रीटमेंट इसको देनी है, वो बात भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये वाले कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और उसके बाद एचआरए की बात भी यहीं पे डिस्कस करूंगा। क्लियर है जी आपके बात? तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसी को हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले आपने हेडिंग देना होता है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी मैं अगर हो सके तो मैं यहीं पे इसके साथ आपके साथ शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे भी होगा। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम अगर दे रखा होगा, कुछ बातें दे रखी होगी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, यहां पे मैं लिखूंगा पार्टिकुलर्स, और ये मेरा आ जाएगा अमाउंट दैट इज इन रुपीस। बस थोड़ी सी तहजीब से हमने इसको लिखना होता है, पार्टिकुलर्स, और ये हमारे पास अमाउंट आ गया। तो पहले आपके पास क्या है जी, बेसिक सैलरी। बिल्कुल सर, हमने पढ़ी है कि बेसिक सैलरी जो है वो फुली टैक्सेबल होती है, लेकिन कितनी है, 20,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगी, एंड दिस वुड बी 2,40,000 रुपीज। उसके बाद सर डीए है, हाँ, तो डीए इज इक्वल टू 10,000 इंटू 12। सर ये 10,000 यहां तो 70% लिखा है बेटा,
यही बात है यहाँ पे। 70% इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट पे। सर हमने तो पढ़ा है कि डीए जो है वो फुली टैक्सेबल होता है, बिल्कुल सही पढ़ा है। तो यहाँ पे फिलहाल जब आप टैक्सेबल की बात करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये कंसीडर नहीं होगा, आपने वहां 70% मत ले लेना। क्लियर है जी बात? ये कहाँ इसका यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा आपके बाद, अब आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल जब हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं तो इसके लिए ये जो वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये इररिलेवेंट है, तो इस तरफ को आपने देखना भी नहीं है। तो इसलिए ये हो गया मेरा 1,20,000। उसके बाद बोनस, बोनस आपको दे रखा है 2 मंथ्स बेसिक, और 2 मंथ की बेसिक कितनी है? 20,000 है, और 2 महीने का आपको बोनस दे दिया है, तो ये मेरी बन गई 40,000 रुपीज। उसके बाद कमीशन, कमीशन को अब 2 तरह का कमीशन दे रखा है, तो मैं आपको यहां पे पहला लिखा फिक्स्ड, और फिक्स्ड कितना दे रखा है आपको? 1100 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू 13,200। और दूसरा कमीशन आपको दे रखा है टर्नओवर के ऊपर। ओके, सो यहां लिख दिया मैंने सेल्स बेस्ड या टर्नओवर बेस्ड, दैट इज 1% ऑफ 16 lakhs विच इज इक्वल टू 16,000। तो टोटल हो गया मेरा 9 and 2 29,200। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सीसीए। कौन सी कैटेगरी में आता है बोलो? अब यही तो टेस्ट है आपका, अब कोशिश करो आप यहाँ पे। तो आपने देखा होगा सीसीए जो है, और साथ में क्या लिखा है? फुली इनकर्ड, यानी कि पूरा का पूरा खर्च हो गया। कंफ्यूज किया है ना आपको? तो ये फर्स्ट कैटेगरी में, और फर्स्ट कैटेगरी में कौन से आते हैं? फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। इसलिए सीसीए जो है वो आपका, इसका मतलब ये पॉइंट जो है फुली इनकर्ड है, ये इररिलेवेंट पॉइंट है, ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, बस आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो कंफ्यूज नहीं होगा। सो 7,200 रुपीज हो गया सीसीए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कौन सी कैटेगरी में जाता है? सर ये तो जितना खर्च करेंगे, तो इसका मतलब वो सेकंड कैटेगरी में जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 2100 multiplied by 12 which is equal to 25,200 less exempted। तो exempted किस उसने? ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1200 पर मंथ है, सो 1200 multiplied by 12, so this is equal to 19,200। तो ये मेरा टैक्सेबल हो गया 6,000 से। नेक्स्ट है रिसर्च अलाउंस। रिसर्च अलाउंस कितना? एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन ऑफिस पर्पसेस 14,000। तो ये भी मेरा 1400 मल्टीप्लाइड बाई 12 which is equal to 16,800 minus exempted। तो कितना खर्च कर दिया? 20,000। भाई 20,000 तो नहीं लेस होगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये पॉइंट आप जरा ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे पास नीला आ जाएगा। नेक्स्ट इज लंच अलाउंस, और लंच अलाउंस कितना है? 500 पर मंथ है। कौन सी कैटेगरी में? सर फर्स्ट कैटेगरी है, तो हमें पता है। अगर पता है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस इज 2,000। अब देखिए यहाँ पे कई बच्चे जो हैं वो गिर जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे
2000 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि ऊपर से क्या आ रहा है, पर मंथ पर मंथ पर मंथ पर मंथ आ रहा है ना, और बच्चा ऐसे करता है, तो ये गलत, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, पर एनम है, तो यहाँ पे पर एनम है तो साल का है, तो इसलिए 2000 यहाँ जाएगा। तो ये एग्जामिनर के टैक्टिस होते हैं आप बच्चों को कंफ्यूज करने का, क्योंकि वो आप देखते हैं कि ऊपर से पर मंथ पर मंथ पर मंथ आ रहा है और बीच में क्या डाल देंगे, पर एनम, और फिर पर मंथ शुरू हो जाएंगे, तो कुछ बच्चे यहाँ गिर जाएंगे। वो क्या करेंगे, 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर मेडिकल अलाउंस भी फुली टैक्सेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। आप बहुत तेज बच्चे हो गए हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, क्योंकि बच्चों आप कंसेप्ट को पकड़ रहे हैं, इसलिए आप फटाफट से इसका रिप्लाई कर रहे हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस आपने सर हमने पढ़ा हुआ है कि 1200 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 14,400। देखिए अब आप जितने भी बच्चे हैं इस कंसेप्ट को भी बिल्कुल गलत करेंगे। आप कोशिश कर लेना। क्यों कोशिश कर लेना, क्योंकि आप फटाफट से क्या करेंगे, लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर या एक्चुअल एक्सपेंसेस। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 70% ऑफ अनयूटिलाइज्ड ऑन ऑफिस पर्पस, आप क्या करेंगे, फटाफट से 70% जो है ना इसका लेस कर देंगे। लेकिन आप एक चीज जो है वो खा जाएंगे, बेटा यहां पे यूटिलाइज नहीं है, यहां अनयूटिलाइज्ड वर्ड है। तो अगर अनयूटिलाइज्ड है तो जितना खर्च किया, इसका मतलब यूटिलाइज कितना हुआ, सिर्फ 30% हुआ। 30% का मतलब कितना हुआ, 30% और 12 यानी कि 360 इंटू 12 हुआ। अगर 360 इंटू 12 हुआ तो ये कितना बन गया, 4320। तो दिस इज 10080। 70% इज अनयूटिलाइज्ड है। तो कुछ बच्चे इस पॉइंट पे गिर जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो गिरेंगे, आप कोशिश करके देख लेना, और बुक में और प्रैक्टिस करेंगे तो देख लीजिएगा। बस वही मैंने की पॉइंट्स इस क्वेश्चन में डाले, इसलिए मैंने एडवांस लर्निंग बोला है इसको। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देखना बहुत सारे बच्चे जो है यहां गिरेंगे। मैंने पहले बता दिया आपको कितना दे रखा जी, 240 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। अब बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको अलग से दिखाने की कोशिश करता हूं कि बच्चे फटाफट से क्या करेंगे। और देखिए बच्चे क्या करेंगे यहां पे, अच्छा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना जी, 240। अच्छा तो क्या करेंगे आप, 240 इंटू 12 इंटू 3 विच इज इक्वल टू, आप ये काम कर देंगे और आप लिख देंगे 8640। फिर आप क्या करेंगे, एग्जम्पशन देंगे सर 100 रुपीज, क्योंकि हमें पता है इंटू 2 इज इक्वल टू, इसको कर देंगे आप 2400 और टैक्सेबल हो जाएगा आपका, अगर इसमें से 0426240। अब आप बोलेंगे सर 6240 इज टैक्सेबल पोर्शन, तो ध्यान रखना जिसने ये कैलकुलेशन करी होगी वो क्वेश्चन गलत होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप अच्छे से पढ़िए। अरे 240 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, और आपने ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अरे 3 चिल्ड्रन का है तो 3 चिल्ड्रन का है, इसका मतलब एक बच्चे का कितना मिल रहा है, 80। तो 80 इंटू 12 इंटू 3 करना, बात क्लियर होगी। अगर 80 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब 3 चिल्ड्रन, 12 इंटू 12 महीने का, और ये यहां पे आपकी कैलकुलेशन होगी। जरा आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 960 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन गया मेरा 2880। अच्छा अब आपने यहां पे लिमिट कितने की ली थी, 100 की ली थी ना, 100 रुपीज पर चाइल्ड एग्जम्पशन होती है सर, बिल्कुल सही बात है। अरे जब आपको मिला ही 80 तो 100 की एग्जम्पशन कैसे मिल सकती है, तो कुछ बच्चे यहां गिरेंगे, इसलिए आपने इसी फॉर्मेट में आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी। तो 80 इंटू 12 इंटू 2 चिल्ड्रन, क्योंकि मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 चिल्ड्रन की एग्जम्पशन होती है। भाई 100 तो तब लगना था अगर उसको 100 मिल रहा होता, लेकिन अगर 240 देखिए तो फटाफट से स्टूडेंट, मैंने देखा ना आपने कि क्या किया था आपने,
स्टार्टिंग में क्या किया था। तो कुछ बच्चे अभी यहां गिरेंगे, इस पॉइंट पे गिरेंगे। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आए तो आपके हॉर्न्स जो है ना वो थोड़े से आपने कान खड़े कर लेने कि बच्चा आ गया जी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो इसकी ट्रीटमेंट आप अच्छे से करिएगा। तो ये मेरे 2 चिल्ड्रन हो गए, तो चिल्ड्रन में 960 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1920। बस बच्चों यही तो एग्जामिनर के हाथ में है। तो ये क्या हो गया 960, और आपने यहां पे कितना कर दिया था 6240, क्योंकि आपने 100 इंटू 12 इंटू 2 कर दिया था ना 2 बच्चों का। भाई जब मिला ही 80 तो जरा इसकी लैंग्वेज के ऊपर जरूर जाइएगा। यहां तक आपकी बात क्लियर होगी? ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। बिल्कुल, अब हम आपको इसकी ट्रीटमेंट बताएंगे। देखो हाउस रेंट अलाउंस में हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA आपको कितना मिला है 7000 पर मंथ, यानी कि 84,000। यहां क्या लिखेंगे लेस एग्जम्प्टेड, सॉरी लेस एग्जम्प्टेड। तो जो एग्जम्प्टेड होगा वो हम यहां पे लिखेंगे, और जो बाकी होगा वो क्या होगा टैक्सेबल, और टैक्सेबल यहां आ जाएगा। लेकिन एग्जम्पशन को हम लिख रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, अगर ये बात आपको क्लियर होगी है वर्किंग नोट नंबर 1, तो हम इसकी ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे अब ये पेपर हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वर्किंग नोट नंबर 1, हाँ इतना बता देता हूं कि एक्चुअल रेंट पेड एट शिमला इज 11,000 पर मंथ, ये आपका क्वेश्चन था। तो चलिए जी, अब हम वर्किंग नोट नंबर 1 की तरफ को चलते हैं और इसी के हिसाब से आपको कंसेप्ट भी बताते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1, HRA की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। देखो इसमें से लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, हाँ चलो मैं इसको लिख देता हूं आपका। एग्जम्पशन ऑफ HRA, कौन सा सेक्शन था जी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। सो ये तो हमें याद था, चलो मैंने वैसे लिख दिया आपको। तो अब मैं लिख रहा हूं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो इनमें से कम होगा, और ये बातें आपके टिप्स पे चाहिए। तो पहला होता है, पहला फिगर कौन सी होगी, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। ठीक है जी, फिर क्योंकि ये इसलिए लिख दिया कि ये इससे ज्यादा ना हो, इसलिए फिगर भी यहां आ जाए। सेकंड है 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। सर ये क्या 40 और 50%, बिल्कुल सही बात है, आपने ठीक बोला। देखो 50% ऑफ सैलरी आपने कहां लेना है, वहां लेना जहां पे आपका घर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो। और मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन कौन से हैं सर, हमें पता है दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर आपका घर आप जहां पे रह रहे हो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो आपने 50% ऑफ सैलरी लगानी, और जहां पे मेट्रोपॉलिटन अदर देन मेट्रोपॉलिटन होगा तो वहां आपने 40% सैलरी। और आपको यहां दे रखा है कि घर जो है वो आप किराया कहां दे रहे हैं, शिमला, शिमला है तो वहां पे कौन सी कंडीशन लगेगी 40% ऑफ सैलरी। ठीक है जी, यहां पे बात ओके। और तीसरा होता है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। कोई बात नहीं, टफ लग रहा है ना, सिंप्लीफाई करता हूं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखो सिंपल सी बात है कि आपका टैक्सेबल तभी होगा अगर आपकी रेंट जो पे कर रहे हो वो 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा होगा, पर मैंने आपको उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर आ गई? सर ये तो क्लियर होगी, लेकिन तो फिर कंफ्यूजन कहां है? देखो जो कंफ्यूजन है मैं वही खत्म करूंगा। एक वर्ड मैंने यहां सैलरी यूज किया और एक वर्ड मैंने यहां पे सैलरी का यूज किया। तो फिर यहां सैलरी का मतलब क्या है?
सर सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी नहीं लिखा है यहाँ पे, बेसिक सैलरी नहीं। यहाँ पे सैलरी का मतलब जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा, वो क्या होगा, एक होती है बेसिक, तो बेसिक सैलरी बिल्कुल सही बात है, प्लस डीए, लेकिन कौन सा डीए, फॉर्मिंग पार्ट। अच्छा अब याद आ गया, ये वाला लिखा था जी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट। ये जो 70% जहां वो इग्नोर कर दिया था, अब आपने यहां पे अगर 70% लिखा है तो 70, 80 लिखा है तो 80, 90 लिखा है 90, जो भी आपको लिखा होगा, तो जो आपने वहां पे डीए के टाइम में इग्नोर कर दिया था, अब उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे। तो उस टाइम जो डीए होगा वो 70% है, जो लिखा होगा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट के टाइम में, कि बेनिफिट के लिए भी कई बार आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान रखनी है। बात क्लियर है? ओके। अच्छा, तभी आपने ये पॉइंट जो है आपने यहां पे लिखा था, बिल्कुल सही, इसलिए आपको कंफ्यूज। प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, ये क्या आ गया सर? अरे तभी तो मैंने आपको दो तरह के कमीशन लिखे हैं। ये जो फिक्स्ड कमीशन होता है ये नहीं बनता, कौन सा होगा, सेल बेस्ड, सिर्फ ये वाला, इसलिए इसकी कैलकुलेशन मैंने क्या करवाई, अलग से करवाई, इसलिए ये वाला कमीशन आएगा, परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, नॉट द फिक्स्ड कमीशन। अच्छा, इसका मतलब है अब इसको मैं कहां डाल रहा हूं, बॉक्स में डाल रहा हूं। तो जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो सैलरी को ये लेना है। अब आपको इसको मैं आपको लिख रहा हूं, ये है गोल्डन रूल। अगर मैंने कहीं वर्ड यूज किया ना गोल्डन रूल, तो समझ लेना कि अच्छा कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि बाद में भी ये काम आएगा। जब मैं बोलूंगा सैलरी की कैलकुलेशन, तो सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक नहीं होता, सैलरी का मतलब ये भी होता है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसको अप्लाई करें यहां पे। अच्छा बिल्कुल सर, करते हैं। तो आ जाओ, एक्चुअल एचआरए रिसीट कितना मिला जी, 87,000 के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू 84,000। बिल्कुल सर, पहली फिगर तो आ गई। दूसरी फिगर कौन सी अप्लाई होगी हमारे पर, 40% ऑफ सैलरी। पर सैलरी का मतलब तो लो जी, अब हम सैलरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सैलरी कौन सा होगा, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है यहाँ पे, 2,40,000। अब देखिए 12 महीने के लिए घर दिया है तो 12 महीने की कैलकुलेशन होगी। कई बार आपको बोला जाएगा 6 महीने है तो 6 महीने की सैलरी लेनी है, अगर आपको आप एचआरए जो है 6 महीने को, जितने टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे 2,40,000 आ गया। प्लस सर डीए पर कौन सा लेना, 10,000 नहीं, फॉर्मिंग पार्ट। तो फॉर्मिंग पार्ट कितना था, 10,000 का 70% था, 70% का मतलब 7,000 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर कौन सा आएगा, 16,000। लो जी, और स्टूडेंट जो है वो यहीं पे कंफ्यूज रहता है कि अच्छा सैलरी क्या लूं। अब तो नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसकी वीआईपी ट्रीटमेंट बताई आपको। तो सैलरी मेरी हो गई विच इज इक्वल टू 3,40,000 रुपीज। अब आ जाओ यहाँ पे, तो दूसरी फिगर मेरे पास क्या आ जाएगी, 40% ऑफ 3,40,000 विच इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 इंटू 3, 1,36,000। ठीक है जी। अच्छा, और तीसरी रेंट पेड आपने कितना किया, 84,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी का मतलब ये, तो कितना होगी जी, 10% ऑफ सैलरी का मतलब लिख दो यहाँ पे कि समझ जाएंगे आप। 10% ऑफ 3,40,000 विच इज इक्वल टू 34,000 हो गया आपके पास, विच इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 50,000। मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 10% ऑफ सैलरी, रेंट मैंने पे कितना किया, गलत कर दिया मैंने, देख लेता हूं क्वेश्चन में। रेंट पेड एट शिमला इज 11,000, सॉरी, तो ये मैंने गलत कर दिया। रेंट पे कितना मैंने किया, 11,000, इसकी कैलकुलेशन में यहां कर देता हूं। तो रेंट पेड कितना हुआ जी, 11,000 इंटू 12 विच इज 1,32,000
माइनस 10% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 34,000 विच इज इक्वल टू कितना हो गया जी 98,000। मेरे पास 3 फिगर्स आ गई जो मुझे चाहिए थी। पहली फिगर कितनी आई जी 84,000, दूसरी फिगर कितनी आई जी मेरी 1,36,000 और तीसरी फिगर मेरी कौन सी आई 98,000। ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं यहां लिख रहा हूं विच एवर इज लेस दैट इज एग्जम्प्टेड, दैट इज एग्जम्प्ट। बताओ जी इन तीनों में से मेरे को सबसे कम फिगर कौन सी है? सर ये तो 84,000 है। हाँ, अगर 84,000 तो आप स्केच पेन से आराम से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं 84,000 जो एग्जम्प्ट होगा। ओके, तो ये वर्किंग नोट का मेरा रिजल्ट आ गया और इसी बहाने आपने एचआरए भी सीख लिया। तो क्या कितना था जी एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 84,000। बताइए एग्जम्पशन कितनी आई? सर 84,000 ही आई। कोई बात नहीं, लो जी। तो यहां पे टैक्सेबल कितना हो गया? नील हो गया। ये तो टैक्सेबल कितना हो गया जी? सॉरी यहां पे हो गया नील, ये इसके सामने लिख दिया। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा सर टैक्सेबल सैलरी, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो करें जी इसका टोटल, टोटल कितना हो रहा है 0 8 + 6 14 14 14 14। ओके, देन 2 + 2 4 13 + 1 14, then 9 7 16 16 + 6 22 22 + 6 28 28 + 2 30 and 1 31 3 okay 4 + 3 7 2 9 13 15 and 16 2 + 1 3 + 1 4। ये आपका सैलरी का रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा आपकी जो सैलरी टैक्सेबल होगी। तो आई होप कि अब आपको जो मैंने आप अभी तक जो अलाउंसेस बताए उसकी एक जो एप्लीकेशन बताई न्यूमेरिकल के थ्रू और साथ में आपको एचआरए का जो कंसेप्ट बताया, आई होप कि ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में आप जहां जहां भी आपको अलाउंसेस नजर आते हैं अलाउंसेस से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करिए और अपने माइंड में रखिए कि ये कैटेगरी 1 में है, कैटेगरी 2 में है, कैटेगरी 3 में है, कैटेगरी 4 में है। इनकम टैक्स में लॉ में तो नहीं ऐसे नहीं लिखा होगा कैटेगरी 1 2 3 4, लेकिन मैंने आपको जस्ट एक और साथ में आपको अब आप एक गोल्डन रूल याद रह जाएगा कि एचआरए के लिए सैलरी की जब मैं कैलकुलेशन करूं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करूं, ये बातें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो जैसे एचआरए है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड वन होता है 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, थर्ड होता है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दी है, और सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस डीए इफ इंटरेस्ट फॉर सर्विस बेनिफिट प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। ये 3 बातें जो है वो आपकी सैलरी की कैलकुलेशन के लिए होती हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। और ये तहजीब के साथ आपने हेडिंग दे करके कुछ इनर कॉलम में आउटर कॉलम में, इससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके लिए भी आपको हेल्प हो जाएगी कि सैलरी की जो कैलकुलेशंस हैं उसके लिए फॉर्मेट क्या होता है और कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं।